हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई की सीरीज के अंतर्गत आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। क्या साथियों? मैराथन क्लास, जो कि पेपर बिल्कुल नज़दीक है और साथियों यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से मैराथन क्लास लेना पड़ रहा है साथियों। तो हम यहाँ पर 3 वीडियो लेक्चर में संपूर्ण इतिहास कवर करेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अथक प्रयास कर रहे होंगे साथियों। तो चलिए, तो बिना देरी किए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। चलिए देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य कुछ हैं, इनको समझते हैं, इसके बाद देखते हैं साथियों आगे क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर है कि जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था साथियों, ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मिले। कहाँ से साथियों? आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद एमपी में पड़ता है, तथा बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। ये साथियों यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ से, और जो कि होशंगाबाद एमपी में पड़ता है, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन लाइनर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन महदहा, क्या साथियों? महदहा, जो कि प्रतापगढ़, यूपी प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ से हड्डी एवं सींग से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या साथियों? मध्य पाषाण कालीन महदहा से प्रतापगढ़, जहाँ जो पड़ता है साथियों, प्रतापगढ़ में ये स्थान पड़ता है यूपी के। तो यहाँ से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला। चलिए, नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते, किसको साथियों? कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम कहाँ से मिला? बुर्ज होम से, जो कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से मिला, जो कि बुर्ज होम कहाँ है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए यहाँ से मिला। आइए गर्त आवास की बात करें, तो गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम से पुरास्थल की खोज, देखिए बुर्ज होम पुरास्थल की खोज की बात करें तो 1935 में डी टेरा, कौन साथियों? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? यहाँ पर बात करें अगर साथियों, तो बुर्ज होम पुरास्थल की खोज की तो किसने की थी? 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन, क्या साथियों? खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। साथियों यहाँ पर क्या? बलूचिस्तान के कच्छ मैदान, जो कि स्थित मेहरगढ़ में है, यहाँ से क्या हुआ है साथियों? तो यहाँ से सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालकोलिथिक, क्या? चालकोलिथिक युग। ये युग क्या है साथियों? चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवदा टोली, क्या साथियों? नवदा टोली की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित साथियों? खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। किसने कराया था? HD सांकलिया ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। राख के टीले कर्नाटक के जो मैसूर है, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है, और वहीं पर संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए। नवपाषाण कालीन पुरास्थल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर गुफाओं, देखिए गुफाओं के शैल चित्र
भीमबेटका से प्राप्त हुए। कहाँ पर? देखिए गुफाओं के जो शैल चित्र हैं भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। भीमबेटका की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है साथियों। कहाँ पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यूनेस्को द्वारा भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था। तो सम्मिलित यह कब किया गया था साथियों? तो जुलाई 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको स्थल में घोषित किया गया था, यानी सम्मिलित किया गया साथियों। भीमबेटका गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया था, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन, बाघ आदि के चित्र मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें भीमबेटका में साथियों तो 500 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 500 गुफाएं हैं। अब तक लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। क्या? शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि गैरुवर्णी गैरिक, जो कि गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र जिसको OCP कहते हैं साथियों, इसके साथ हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। कहाँ से साथियों? जो कि गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड जो पात्र इसका प्राप्त हुआ है वो साथियों हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। आइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्या है? संस्कृति मंत्रालय के एक अधीन एक विभाग है साथियों। आइए हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखते हैं और उनके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है स्थल कौन सा है और इसके उत्खननकर्ता और खोजकर्ता, यहाँ पर सन दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों स्पीडली से समझते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 और लोथल SR राव 1954 से 55। कालीबंगा VV लाल 1961 से 69। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो साथियों रंगपुर, जो कि MS वत्स 1934 से 35। चंदहुजड़ों की खोज की बात करें NG मजूमदार 1931। सुरकोटदा की बात करें तो साथियों JP जोशी, सुरकोटदा JP जोशी। बनावली की बात करें तो बनावली साथियों RS विस्ट 1974 से 77। तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो कि आगे है और आलमगीर। देखिए आलमगीरपुर की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी जो है खोज की थी 1958 में। और कोट दीजी की बात करें यहाँ पर फजल अहमद खान ने 1957 से 58। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ सुत कागेंडोर, क्या साथियों? सुत कागेंडोर, जो कि RL स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की थी। आगे बात करें तो साथियों मांडा, जो कि JP जोशी ने 1982 में। बालाकोट जो जिसको जॉर्ज F डेल्स ने 1973-76 में। और धौलावीरा JP जोशी ने 1967 से 68 में। मीताथल की बात करें तो सूरजभान सिंह ने इसकी खोज की थी 1968 में। आगे देखते हैं राखीगढ़ी भी सूरजभान सिंह ने 1969 में खोजा था साथियों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पुरातत्व के जो है पितामह भी कहे जाते हैं, तो सर्वेक्षक के रूप में इन्हें जो कि पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था 1861 में। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में विशेष बात है, लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में इसे केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं मानव, जो कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो कि भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश स्थित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पुरातात्विक। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से
पूर्व का सिद्ध करते हैं। क्या साथियों, यानी कि पुरातत्व साक्ष्यों में जो अलग अलग कालों में अलग अलग समय में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध कर देते हैं ये मृदभांड जो कि पुरातत्व साक्ष्यों में अलग अलग जगह पे पाए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काले रंग क्या कह रहा है साथियों, क्या काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। क्या है विशेषता है, वहाँ वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। चलिए, जो पहले के साथियों हैं काले रंग की आकृतियों के चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताते हैं, वहीं धूसर और चित्रित मृदभांड जो मिलते हैं धूसर कलर के, तो वो बाद के आर्यों को बताते हैं, इंगित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे हुए नगर। देखिए हड़प्पा काल में उस समय कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हुए थे, नदी तट पर, उसी को देखेंगे। यहाँ पर आप नगर देख पा रहे हो, नगर कौन सा, और यहाँ पर नदी आपका कौन सा है, यहाँ पर देखना कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ था। चलिए, तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और सुतकांगेडोर दास्त नदी। क्या साथियों, दास्त नदी। आगे हम बात करें तो आगे साथियों हैं सुतकांगेडोर दास्त नदी और सोतकाकोह सादी कौर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रंगपुर भादर और कोटदीजी सिंधु नदी, कुड़ाल सरस्वती नदी। आगे हम बात करें तो चंदहुदड़ो जो कि सिंधु नदी, चंदहुदड़ो क्या साथियों, सिंधु नदी। और आगे हम बात करें बनावली तो बनावली सरस्वती नदी, मांडा चिनाव नदी, आगे है भगवानपुरा, देखिए भगवानपुरा सरस्वती नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आमरी जो कि सिंधु नदी। चलिए, राखीगढ़ी की अगर हम बात करें साथियों तो राखीगढ़ी जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि सिंधु नहीं, यहाँ पर है घग्गर नदी। क्या साथियों, घग्गर नदी राखीगढ़ी। चलिए आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता अगर इसके पहले की सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। पुरातत्व खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है साथियों। चलिए आइए देखते हैं हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी साथियों। क्या इस चीज़ों की यानी कि इस धातुओं की जानकारी थी। देखिए तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी हड़प्पा वासियों को थी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता। देखिए प्रारंभिक में हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था साथियों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा। देखिए मूर्ति पूजा की अगर हम बात करें तो प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से माना जाता है, यह मूर्ति पूजा का प्रारंभ साथियों आर्य काल से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से। देखिए हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन वहाँ पर मिलता है, जबकि यहाँ पर गाय का चित्रण नहीं मिलता। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्या साथियों, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। चलिए आइए देखते हैं गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली, वहाँ पर हल्की एक प्रकृति मिली। चलिए प्रतिकृति, चलिए देखिए सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ साथियों, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे साथियों। आगे देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है।
राखीगढ़ी स्थल की खोज की बात करें तो 1969 में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चन्नहोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा, क्या साथियों, सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ पर है, यानी कि मोहनजोदड़ो तथा चंदहोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रंगपुर। देखिए रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रादीपीय मादर नदी, क्या, मादर नदी के पास स्थित है रंगपुर। देखिए रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। किसके, धान की जो भूसी होती है उसके ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई की बात करें, रंगपुर की खुदाई 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव ने के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं रंगपुर में। देखिए रंगपुर की बात करें तो प्राक हड़प्पा, क्या साथियों, रंगपुर से प्राक हड़प्पा, क्या, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, रंगपुर से क्या, कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड मिले हैं। आगे बात करें तो दधेरी। देखिए दधेरी की बात करें तो दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है। क्या साथियों, परवर्ती पुरास्थल है। देखिए परवर्ती पुरास्थल जो पंजाब प्रांत के लुधियाने में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। कहाँ पर साथियों, गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। क्या साथियों, बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट और आगे बात करें दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला अगर हम बात करें सिंधु घाटी के लोग, देखिए पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी थी। क्या, जिस पर योगी की आकृति बनी है, इससे पता चलता है कि साथियों ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंस चित्रित किए गए थे। आगे देखेंगे योगी के सिर। देखिए योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा उसके 3 मुख थे। क्या, 3 मुख साथियों मिले हैं, यानी कि योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था और इसके 3 मुख हैं। कितने मुख, 3 मुख दिखाए गए हैं। मार्शल महोदय ने, किसने, मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता था, पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 1922। देखिए 1922 की बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत में के लरकाना जिले, कौन से जिले, सिंध प्रांत, जो कि क्या है साथियों, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। वर्ष 1922 राखाल दास बनर्जी ने। चलिए सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, के इसके उत्खनन के से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से कोबड़वाड़े सांड, जो कि ककुद मान वृषभ जिसे कह सकते हैं कि आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से कोबड़ वाले बैल की प्राप्ति हुई थी। आइए, जो कि वहाँ पर मुहर एक आकृति मिली थे और मुहर वहाँ पर जिस पे बने थे कोबड़ वाले बैल, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सींग बैलों, जो श्रृंगी बैलों, क्या साथियों, श्रृंगी यानी कि सींग वाले बैलों का वो वहाँ पर अंकन मिला। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का मिला, यानी कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसके मिले, तो श्रृंगी बैलों का, और उसके बाद मिला जो कुबड़ वाले बैल का मिला। देखिए कालीबंगा में मृड़पट्टिका, क्या, मृड़पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है साथियों।
चलिए दूसरी ओर अगर हम बात करें, दूसरी ओर क्या दिखाया गया है, एक और तो कालीबंगन के मृण पट्टिका पर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है और दूसरी ओर को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है, उसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो मिस्र को नील नदी का वरदान यानी उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सुमेरिया की सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। क्या साथियों, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, यानी कि आविष्कार करता थे। चलिए सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के लिपि यानी कि सिंधु सभ्यता की बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, सिवाय से भावों के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख धातु और उनसे प्राप्ति स्थल कहाँ से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी, इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं, कच्चा माल है और स्थल कहाँ से ये प्राप्त हुआ था, तो चलिए देखते हैं, स्पीडली से समझते हैं। तांबा, देखिए तांबा की बात करें तो साथियों तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ था। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से, फिरोजा टिन जो कि ईरान से, चांदी की बात करें राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, शीशा की बात करें अफगानिस्तान से। साथियों आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, तो आगे हम बात करें शिलाजीत जो कि हिमालय से, शिलाजीत कहाँ से प्राप्त हुए, हिमालय से। गोमेद गुजरात से, गोमेद कहाँ से, गुजरात से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य, देखिए आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वेद 4 प्रकार के हैं, देखिए पहला है ऋग्वेद, दूसरा साम, यजुर और अथर्ववेद। यहाँ पर 4 प्रकार के वेद हैं। चलिए आगे देखते हैं, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद को माना जाता है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, सिवाय अथर्ववेद के। आइए देखते हैं, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की बात करें तो सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, वहाँ पर शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई जाती है। अथर्ववेद में औषधियाँ से, अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो औषधियाँ से संबंधित है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड बताए गए हैं जिसमें बलिदान वगैरह के बारे में बताए गए हैं। एवं सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, सिंगिंग के बारे में चलिए बताया गया। तो आगे देखते हैं, ऋग्वेद में स्तोत्र, देखिए ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल पाए जाते हैं। ऋग्वेद में दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। क्या है, पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त तो सोम देवता को समर्पित है। किसको, सोम को समर्पित है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, 730 सूक्ति हैं, 5987 मंत्र पाए जाते हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र की बात करें तो वशीकरण भी इसमें मतलब कि संदर्भ के साक्ष्य में है। यानी कि इसमें बात करें तो तंत्र मंत्र भी, जादू टोना भी, वशीकरण भी इसमें मिलता है, ये अथर्ववेद में। देखिए आगे हम बात करें यज्ञ संबंधी विधि विधानों को, तो यदि यज्ञ संबंधी विधि विधानों कहाँ मिलते हैं, तो यजुर्वेद में मिलता है। साथियों यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा गया है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है।
आगे शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम पूछा जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। क्या? ईश उपनिषद है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामवेद में कुल, अगर हम सामवेद की बात करें तो कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि विद्वानों के अनुसार 99। क्या साथियों? देखिए 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में यह पाए जा सकते हैं। सामवेद इसकी 3 मुख्य शाखाएँ पाई जाती हैं सामवेद की, जो कि कौमुदीय, कौमुदीय, राणानीय तथा जैमिनीय। यहाँ पर सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं बताई जा रही हैं। आइए देखते हैं उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें। देखिए उपनिषद जो कि दर्शन पर आधारित पुस्तक है, किस पर आधारित है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित मिलता है। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा जो कि उनका नाम है प्रवाहण जाबाल। क्या है? प्रवाहण जाबाल के राजा अश्वपति। कौन से? यानी कि विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण जाबाली और केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक संहिताओं। देखिए वैदिक संहिताओं का सही क्रम की बात करें तो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, उपनिषद है। सबसे पहले वैदिक है, संहिताएं हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक आ जाता है, फिर लास्ट में उपनिषद आता है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का बहुत महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किया गया है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई थी। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया। क्या कहा गया? सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा यानी कि काबुल, क्रुमु, कुर्रम, कोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियाँ, जिनके नाम अब चेंज है साथियों, ब्रैकेट में जो दिए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में बहती थी। आइए देखते हैं ऋग्वैदिक नदियाँ और उनके जब नाम बदले गए हैं उनके नाम को हम देखेंगे। देखिए दृश्यधती। देखिए दृश्यधती जो कि आधुनिक नाम है चितंग या घग्गर नदी। शतद्री जो कि सतलज नदी वर्तमान नाम है। परसुड़ी जो कि रावी नदी, दशराज युद्ध यहाँ पर हुआ था। कुंभा नदी। देखिए कुभा नदी काबुल है। वितस्तता झेलम नदी, इसका यहाँ का आधुनिक नाम बताया जा रहा है साथियों। देखिए अस्किनी नदी जो कि चिनाव, अस्किनी जो पुराना नाम इसका और आधुनिक नाम है चिनाव। पिपासा ब्यास नदी और गोमती का आधुनिक नाम गोमल, कुर्मु का आधुनिक नाम कुर्रम और सदानीरा गंडक नदी, ये आधुनिक नाम सुवास्तु स्वात नदी। आइए आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेद काल में हुआ, वेदोत्तर काल में हुआ। वेदोत्तर काल में इसका क्या हुआ साथियों? तो प्रचलन हुआ। चलिए आइए छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण वरुण को ऋत गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषियाँ स्त्रियाँ भी थी जिनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, सिक्ता आदि महिलाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य कई विदुषी हैं साथियों। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। कौन थी साथियों? लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त। चलिए वैदिक काल में सोने के
हार को निष्क कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। चलिए, वैदिक जातक कथा, क्या बौद्ध जातक कथा, सॉरी साथियों, बुद्धिस्ट जातक, बौद्ध जातक कथा 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। इसमें अगर बात करें बौद्ध जातक में, तो बौद्ध जातक में, कथा नहीं साथियों, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्या है? प्रथम निशाका है। दूसरा क्या है साथियों? स्वर्ण है। तीसरा क्या है? मसाका है, जो कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन उल्लेख मिलता है। आइए हम अगला देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व बोगासकोई एशिया माइनर में जो है के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है और इन देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। क्या बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। क्या साथियों? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। साथियों, कहाँ पर हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग? तो यहाँ पर ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराज युद्ध की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो कि 10 राजाओं का युद्ध है। परशुणी नदी आधुनिक जिसका नाम है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए साथियों, आइए देखते हैं ऋग्वैदिक। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वश शामिल थे। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में ये लोग शामिल थे। ऋग्वैदिक में उल्लिखित यव शब्द का अर्थ जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। साथियों, अथर्ववेद में इसे प्रजापति की 2 क्या कहा गया है? तो साथियों, आइए देखते हैं इसका उल्लेख। साथियों, सभा एवं समिति का तो मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है देखने को। आइए देखते हैं। सभा श्रेष्ठ लोगों की थी, संभ्रांत लोगों की संस्था थी साथियों, जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, साथियों यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा था, देखिए प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। चलिए आइए देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया था साथियों, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है साथियों, और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का मिलता है, जो कि समुद्र के देवता हैं। ऋतु का नियामक माना जाता है। किसका? ऋतु का नियामक माता। देखिए, गायत्री मंत्र की बात करें साथियों, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। कहाँ पर उल्लिखित है? ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द का जो कहाँ से लिया गया साथियों? मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह है भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। वैदिक काल में गाय को अधन्या ना मारने जाने योग्य, यानी कि अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों, जो कि ना मारे जाने योग्य कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था साथियों। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाकगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था और कोलीय गणराज्य के कोलीय वंश की कन्या थी इनकी माता। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
क्या था, सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिससे बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। आगे बात करें तो साथियों, मौर्य वंशीय शासक अशोक। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। चलिए आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर को त्याग दिया था। चलिए, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनके शरीर त्याग को, यानी कि शरीर को त्याग जब इन्होंने किया था 80 वर्ष की अवस्था में, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाखी पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए और बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, पूछा जा सकता है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पर हुए, तो कौशल में हुए। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बुद्ध संगीत की बात करें तो प्रथम बुद्ध संगीत जो कि परिषद मतलब व्यवस्था की गई थी संगीत की, तो यह बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। कौन, अजातशत्रु। चलिए आगे, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी साथियों। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजक कालाशोक शिशुनागवंशी था, जिसके शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें साथियों, तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगल तिष्य, यहाँ है मोगलपुत्र तिष्य, मोगलीपुत्रो तिष्य तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। साथियों, चतुर्बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। साथियों, बौद्ध सभाएं यहाँ पर किस प्रकार आयोजित की गई थी, उनके स्थान समय क्या है, अध्यक्ष राजा कौन थे साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दृष्टि के माध्यम से सरसरीनी गाँव में। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं सभा है, समय है, स्थान, अध्यक्ष, राजा है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें साथियों, तो प्रथम बौद्ध संगीत का समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। राजगृह स्थान था, अध्यक्ष महाकश्यप और राजा अजात शत्रु थे। संगीत पूर्व या महाकश्यप, यानी कि ये साथियों प्रथम बौद्ध संगीत थी। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें तो द्वितीय 383 ईसा पूर्व, जो कि वैशाली में, स्थान वैशाली था और अध्यक्ष सुबुकामी था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था साथियों। चलिए, ये राजा था तब संगीत इस ईसा पूर्व में हुए थे साथियों। आइए अगले तृतीय बौद्ध संगीत की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और जो अध्यक्ष था साथियों मोगलपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था साथियों। आइए देखते हैं चतुर्बौद्ध संगीत की बात करें तो यह जो हुआ था साथियों प्रथम ईस्वी में, क्या प्रथम ईस्वी में, यानी कि प्रथम ईस्वी में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र था अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल राजा कनिष्क था, यह संपन्न हुए थे साथियों। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बौद्ध संगीत से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, क्या साथियों, देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। क्या, उनका विरोधी बन गया। पहले तो अनुगत बना साथियों, फिर विरोधी बन गया। चलिए, विरोध करने लगा। सर्वप्रथम बुद्ध जी ने जिन 4 सत्यों को उपदेश दिया वे इस प्रकार थे: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह 4 प्रकार के क्या थे, 4 आर्य सत्य थे। और इन आर्य सत्यों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे और निर्वाण को सरल करने के लिए पंचशील सिद्धांतों को भी इन्होंने बताया था साथियों। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं जीवन के उनके संबंधित कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। यहाँ पर क्या घटना हुई थी, उनके क्या चिन्ह माने गए हैं, तो देखते हैं।
चलिए देखते हैं, जब जन्म हुआ था तो कमल एवं सांडिल का प्रतीक है, ग्रह त्यागे थे तो घोड़ा था साथियों, ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल बोधि वृक्ष माना गया प्रतीक, और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ तो पद चिन्ह इनके माने गए थे, और मृत्यु स्तूप इनके माने गए थे। इनके कहा जाता है इनके स्तूप जो है राखों के, मतलब कि इनके जो शरीर के दाह संस्कार किया गया था साथियों, उस पे स्तूप का निर्माण करवाया गया था। आइए देखते हैं, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी था। त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या साथियों? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया साथियों। और पहला क्या है? विनय पिटक है, संघ संबंधी नियम और उपचार इसमें दिए। क्या साथियों? संघ के जो संबंधी नियम थे और आचार की शिक्षाएं थी, इस विनय पिटक में बताए गए हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं, अभ्यम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। तो साथियों अगर बात करते इसके भी कई पार्ट हैं, अंदर देखेंगे तो चलिए देखते हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, देखिए थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियाँ थी। कितने? 32 बौद्ध कविताएं संकलित हैं। कितने साथियों? थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। क्या साथियों? इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों, क्या? बिहार में राजगीर की पहाड़ियों जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, या इसे पैठन भी कह सकते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। चलिए आगे बात करें महास्तूप का निर्माण। देखिए महास्तूप का निर्माण की बात करें, अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। शुंग काल में इसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था। बाद में इसे शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था। वेदिका भी पत्थर की बनाई गई थी। सातवाहन युग में वेदिका चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। आगे देखते हैं, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की पुस्तक की रचना की। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। आइए देखते हैं कुषाण काल में। देखिए कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ साथियों। यानी कि काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था साथियों। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद में से मल्ल एक महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। आइए आगे देखते हैं, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष चरक जैसे भी चरक थे। क्या थे साथियों? कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष चरक भी थे। हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। क्या? हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक की बात करें तो प्रथम कौन थे? ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है।
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट है। लगभग 599 में हुआ था। कब हुआ था? 599। महावीर की माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी का राज्य प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। यानी कि पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदवर्धन थे। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुई थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली से किया गया था और उसके बाद जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन जाता है। जमाल उनका प्रथम शिष्य बन जाता है। साथियों, प्रमुख जैन तीर्थंकर और प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक की बात करें। देखिए, प्रतीक क्या है? जैन तीर्थंकर की बात करें तो जैन तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उनके चिन्ह दिए गए हैं। जिस प्रकार आप बौद्ध धर्म में पढ़े हैं। ऋषभ देव की बात करें, ऋषभ देव पहले बैल है, अजितनाथ हाथी और अरिष्टनेम शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह, जो कि इनका सिंह है, शेर है। तो यहाँ साथियों इंपॉर्टेंट से दिखाए गए हैं तो इसके आप जानते हैं 24 तीर्थंकर हैं। चलिए आइए देखते हैं कौशाम्बी। देखिए, कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बात करें तो महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के बाद जृंभिक गांव के समीप जुरजपालका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। पूर्ण उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथियों, फलता अगर बात करें तो वे केवलिन कहलाते हैं, यानी केवल। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए थे जो कि आवश्यक हैं। साथियों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित, 3 यहाँ पर क्या बताए गए हैं साथियों? यहाँ पर जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत, सत्यहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यहाँ पर ब्रह्मचर्य तो साथियों बाद में जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी कि यहाँ पर 5 महाव्रत बताए गए हैं जो कि ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा जाता है। आगे बात करें तो जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणव्रत के रूप में व्यवहृत हैं, यदि कि व्यवहारित हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या? जैन धर्म में अहिंसा बिल्कुल आधार है, यानी कि आप अहिंसा करते हैं तो जैन धर्म बिल्कुल अनुगमन नहीं कर सकते हैं। साथियों, बड़ा कठिन था ये साथियों। चलिए आइए देखते हैं, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था। साथियों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर बौद्ध संगीति की निर्माण जो है, बौद्ध संगीतियाँ जिस तरह करवाई गई थी उसी तरह जैन संगीतियाँ यहाँ पर करवाई गई। साथियों, चलिए देख लेते हैं संगीति। प्रथम संगीति की बात करें तो 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। साथियों, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय 6ठी शताब्दी में हुआ था। वल्लभी जो कि स्थल था गुजरात में पड़ता है। क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। और आगे देखते हैं 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। क्या? 14 भैया के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया साथियों? अर्धमागधी में। आप देख सकते हैं इसे। चलिए, आचार अंग सूत्र, सूत्रांग, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। किसका? श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। साथियों, रहने के लिए।
चलिए आगे देखते हैं। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा बहुत प्रसिद्ध थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला में गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विश्वविद्यालय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो साथियों चामुंडराय ने। चलिए देखिए आगे देखते हैं। चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 में करवाया था। आइए 16 महाजनपद को देख लेते हैं और उनकी राजधानी को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया महाजनपद है और यहाँ पर राजधानी दी जा रही है। चलिए देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की गिरिब्रज राजगृह थी। काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, वैशाली, कौशल, साकेत या फिर श्रावस्ती कह सकते हैं। अवंत जो उज्जैन, महिष्मती थी साथियों इसकी राजधानी। मल्ल की राजधानी थी साथियों कुशीनगर और पावा। पांचाल के छत्र या काम्पिल उत्तरी दक्षिणी थे साथियों। चेदी जो कि शोथित्वती कुरु की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली पड़ता था साथियों। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और कंबोज हाटक जो कि राजापुर। क्या साथियों? राजापुर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सूरसेन जो कि मथुरा पड़ता था साथियों और अश्मक पोटलीपुत्र था गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है क्वेश्चन में। देखिए बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। देखिए बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक अभिषेक। क्या साथियों? महामस्तक अभिषेक आप देख पा रहे होंगे। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या है? एक त्यौहार है साथियों। 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन महामस्तक का अभिषेक यानी कि महामस्तक अभिषेक जैन धर्म से किस संबंधित है साथियों? किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है देकर किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय। देखिए पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को जो शिव के अवतार। क्या साथियों? इस संप्रदाय के जो अनुयायी लकुलिश का शिव का अवतार बताते थे। क्या? शिव का अवतार इनको मानते थे। शिव के अवतारों में से एक माने जाते थे। चलिए कापालिक शैव संप्रदाय का दूसरा, शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय था। इसके 4 संप्रदाय थे साथियों। कापालिक और भी थे, यानी कि 4 संप्रदाय में ये बटा हुआ था साथियों। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। भवभूत जो कि मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का केंद्र था साथियों। विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। यानी कि विष्णु भक्त अलवार और शिव भक्त नयनार कहलाए साथियों। आगे देखते हैं भागवत। देखिए भागवत वैष्णव धर्म भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। और किस रूप में मिलता है? देवकी पुत्र तथा अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा जो कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है साथियों। आइए आगे देखते हैं। गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला यवन राजदूत। क्या साथियों? यवन राजदूत हेलियोडोरस। क्या? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। क्या? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है साथियों। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की बात करें तो नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। उत्तर प्रदेश से जो सीतापुर जनपद है साथियों नैमिषारण्य पड़ता है और नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। चलिए
आगे हम बात करें तो आगे साथियों यहाँ पर भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के और पंच मार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों। पश्चिम देखिए, पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती थी। साथियों, मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के उदयनगर क्षेत्र उदयपुर क्या साथियों, मत्स्य महाजनपद प्रांत जो राजस्थान का प्रांत पड़ता, राजस्थान प्रांत के उदयपुर क्षेत्र में बसा था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के उदयपुर क्षेत्र में था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से? उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासदत्ता कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवा सौदतम में वर्णित किया है। साथियों, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबंध था। किसे? हर्यक कुल से संबंध था। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक था, बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। साथियों, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ किया था? साथियों, राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के सेवा के लिए भेजा था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश सुनाग ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत को पराजित कर अवंती यानी कि मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें साथियों तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र जाति का था। क्या था? शूद्र जाति का था ये। चलिए आगे इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। आगे बात करें तो पुराणों में इसे सर्व छत्रांक अपरो परशुराम कहा गया। साथियों, नंदवंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवाल के हाथी गुम्फा में मिलता है। साथियों, ये सब लेख में मिलता है। आगे बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य होता है। साथियों, हाथी गुम्फा अभिलेख में से महापद्मनंद कलिंग विजय की सूची होती है। क्या साथियों? हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है, यानी कि जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद कलिंग विजय की। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों हैं प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। देखिए, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक की बात करें साथियों तो हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त इसका संरक्षक था, शासक था। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त था। साथियों, अश्वघोष कनिष्क था और नागार्जुन का कनिष्क था। साथियों, चरक का कनिष्क था। यहाँ पर संरक्षक और शासक हैं इनके। साथियों देख पा रहे होंगे बाणभट्ट, हर्षवर्धन, चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज चौहान और कालिदास के तो विक्रमादित्य थे। साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। साथियों, पुरु क्या साथियों? पुरु, जिसको पोरस यानी पोरस का राज्य झेलम और चिनाव नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम के तट पर पुरु को पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। मौर्य राजवंश 323 ईस्वी से 184 ईस्वी तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस इसकी रचना है। साथियों, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। साथियों,
चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षसी चंद्रगुप्त के ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया। क्या कहा गया? कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। किसने लिखी है? धुंडीराज ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। क्या थे? पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस, क्या सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। अब प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियाँ। कौन सा भारतीय शासक कौन सी उपाधि प्राप्त किया था साथियों, उसे देखते हैं। देखिए आगे बात करें तो बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, चंद्रगुप्त, कृतांत, परशु कहा गया इसे। और आगे चंद्रगुप्त प्रथम, महाराज धीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शिलादित्य, कनिष्क, देवपुत्र, इनकी उपाधियाँ हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त यानी सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर वाहन की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त था, इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग, सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना जो कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्र हार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए, प्रकाश में आए। आगे देखेंगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियाँ। राजधानी भी यहाँ रट लेंगे साथियों, और कभी कभी राजधानी से क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर राजवंश दिए जा रहे हैं और राजवंश यहाँ पर आप देख सकते हैं, और संस्थापक राजधानी, राजवंश, संस्थापक, राजधानी। चलिए तो देखते हैं। हर्यक वंश। देखिए साथियों, हर्यक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक बिंबिसार, राजगृह। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। शातवाहन, इसकी जो संस्थापक थे इसके सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश की बात करें साथियों तो इसकी जो राजधानी थी साथियों गुप्त वंश की, जो कि पाटलिपुत्र थी, और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, थानेश्वर राजा इसकी राजधानी थी। गाढ़वाल वंश, चंद्रदेव जो इसके संस्थापक थे, और कन्नौज इसकी राजधानी थी। आगे बात करें साथियों तो पल्लव वंश, सिंह विष्णु जो कि संस्थापक थे, कांचीपुरम इसकी राजधानी थे। राष्ट्रकूट जो कि इसके जो संस्थापक थे, दंतेदुर्ग, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। आइए देखते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त कर दिया था साथियों। आगे बात करें तो 269 ईस्वी में लगभग 269 ईस्वी के लगभग अशोक का लगभग राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर कितने हुआ साथियों, तो यहाँ पर बात करें तो 269 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनामा प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। चलिए आगे बात करते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। कैसा? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जैसे आजकल जिलाधिकारी होते हैं, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे।
आइए आगे बात करें। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों का काफिलों यानी जिसे कारवां कहते हैं को सार्थवाह की संज्ञा किस नाम से संज्ञा दी गई थी, यानी कि सार्थवाह। जो मौर्य काल में व्यापारिक काफिले थे, काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थी। इतिहासकार की अगर हम बात करें साथियों, तो इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्रा का क्रम इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ये उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्रा का क्रम है साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कालसी गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, अगला गुहालेख। अशोक के शिलालेख देखते हैं तो साथियों, प्रथम शिलालेख देखिए, प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के लिए है। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष का दौरा। 5वां शिलालेख धर्म महायात्रों की नियुक्ति। 6ठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है साथियों। और 13वां शिलालेख कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है साथियों। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। आइए इसे देख लेते हैं साथियों। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक देते हैं। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक कौन हैं? दर्शन यहाँ पर है और संस्थापक इसके दिखाए जा रहे हैं। न्याय दर्शन, इसके संस्थापक महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों में, जो कि शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी में ना होकर खरोष्ठी में है साथियों। आगे देखेंगे, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। देखिए, जेम्स प्रिंसप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल हुआ। क्या साथियों? प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 22वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसकी? लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, यानी कि अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कार्य माफ़ कर दिया था तथा भूरज से 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, शतपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपरड़ी जो कि श्रीलंका की सूचना इसमें से मिलती है साथियों। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनके एंटियोकस थियोस सीरिया का शासक, जो एंटियोकस सीरिया का शासक था। तुर्मा या तुर्माए टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था साथियों। अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास
गोनातास जो कि मैसिडोनिया मकदूनिया का एक राजा था साथियों। कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था। मग साइरिन का शासक था। अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर जो कि अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, जो इस प्रकार है: दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक और कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे, प्रांत है और राजधानी देख लेते हैं उनकी। यहाँ पर प्रांत है 5 और उनकी राजधानी देख सकते हैं। उत्तरापद तक्षशिला है, आगे है अवंतिरठ जो कि उज्जैनी है, कलिंग है जो कि राजधानी तोसी, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, प्राची या पूर्वी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था साथियों। मौर्य युगीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष तौलमान का अधिकारी था। किसका? तौलमान का अधिकारी था मौर्य युगीन। आगे पांड्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सून अध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। यानी पांड्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के और सून अध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। मौर्य युग में नगरों के प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख था। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा। क्या कहा? अमित्रोकेडीज। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाला। पुष्यमित्र शुंग। देखिए, पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा था। अपने आंतरिक जातीय भृत्य शिमुख सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी से इससे नहरें निकाली थी। शक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माण करता। यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, अनंत वर्मन चोड़गंग ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम ने कंदरिया का महादेव मंदिर, धंग देव चंदेल ने कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने, एलिफेंटा के गुहा मंदिर का राष्ट्रकूटों ने, तट मंदिर मामल्लपुरम का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, कैलाश मंदिर काशी का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजराज प्रथम ने, मुक्तेश्वर मंदिर काशी नंदवर्धन प्रथम, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय और महाबलीपुरम एकाश्म रथ जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। आइए आगे देखते हैं। स्ट्रैटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंदी, यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित रूप देने के लिए पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण यूची कबीले से संबंधित थे। कुषाण शासक कनिष्क सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख के तिथि 81 है। क्या है? 81 भारत के में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद बुद्धचरित तथा
सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष के ये रचनाएं हैं साथियों। चलिए आइए देखते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं साथियों। आगे देखते हैं। पतंजलि, पतंजलि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी की आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली थी और गांधार शैली में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। कुषाण काल, प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। शुंग वंश का प्रथम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में स्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र जातीय कहा गया। कलिंग का चेदिवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से खारवेल के एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। गुप्त वंश ने 275 से 50 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। आगे बात करें तो गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319-335 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। कन्नौज को महोदया, श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है साथियों। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना में अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्र की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्या दी है? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। आगे बात करें। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इलाहाबाद के स्तंभ समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। आगे हम बात करें साथियों तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी, उपाधि धारण की थी साथियों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट।